नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक समाकलन शुरू करने वाले हैं और इसे भी बिल्कुल विस्तार से हम पढ़ेंगे, जैसा कि अपन ने अभी तक त्रिकोणमिति और अवकलन को पढ़ा है। आज के इस लेक्चर का अपना उद्देश्य केवल इतना रहेगा कि समाकलन के जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो क्लास 11th और 12th में हमें काम में आते हैं, उनको हम लिखेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। हम बनाने की कोशिश करेंगे उनको कि अवकलन के फॉर्मूलों से ही हम उन्हें किस तरह से बना सकते हैं। तो एक एक करके उन फॉर्मूलों को लिखते हैं और अगले 5-6 लेक्चर में हम यही करने वाले हैं। जो फॉर्मूले हम लिखेंगे उन पर बहुत सारे प्रश्न हम करने वाले हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि समाकलन का मतलब क्या होता है, ये हमें क्या बताता है या फिर क्या जानकारी हमें इससे मिलती है। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल फॉर्मूले लिखेंगे, एक एक करके हम फॉर्मूलों को लिखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपन अवकलन से इसे जोड़ करके देखते हैं कि किस तरह से ये अवकलन से अलग है। तो हेडिंग डालोगे आप समाकलन। समाकलन, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन। और समाकलन होता क्या है, यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे। भाई ऊपर से यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो समाकलन कुछ नहीं होता, अवकलन का जो प्रतिलोम होता है उसे समाकलन कहते हैं। एक बार इस लाइन को अपन लिखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिलोम शब्द का क्या मतलब है। यहां पर तो समाकलन अवकलन का प्रतिलोम होता है। यदि यहां पर आपको ये लाइन समझ में आ जाती है कि समाकलन अवकलन का प्रतिलोम होता है, इसका मतलब क्या है, तो समाकलन के जितने भी फॉर्मूले हम आज लिखने वाले हैं वो सभी फॉर्मूले आप बना सकते हो या फिर बना पाओगे। तो एक बार इसे हम समझते हैं कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैं कोई फलन लेता हूं a, और इस फलन का यदि मैं अवकलन कर दूं अक्ष के सापेक्ष, तो मुझे b मिल जाता है। b कोई फलन होगा। और अब यदि मैं b का समाकलन कर दूं, जैसे कि हम इस तरह से लिख सकते हैं b dx समाकलन। इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है, b का अक्ष के सापेक्ष समाकलन। तो समाकलन करने पर हमें फिर से a मिल जाता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि समाकलन अवकलन का प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम का मतलब मैंने यहां पर आपको बताया कि कोई फलन अपन ने लिया, उस फलन का अपन ने अवकलन किया, हमें एक फलन मिला, अवकलज मिला a का। अब इस अवकलज का हमने समाकलन किया अक्ष के सापेक्ष, तो हमें फिर से वही फलन मिल गया जिसका अपन ने पहले अवकलन किया था। तो यदि ऐसा होता है तो हम कह देते हैं कि ये जो है समाकलन अवकलन का प्रतिलोम है। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी कि प्रतिलोम का मतलब क्या है। मैथमेटिकली हम इसे लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, यदि डी बटे डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कोई फलन है, हमें एफ एक्स मिल गया, अवकलज मिल गया हमें एफ एक्स का ये। और यहां पर यदि हम इस एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं, ये एस जैसा आकृति आपको जो दिख रही है इसे हम समाकलन पढ़ते हैं, तो हमें फिर से एफ एक्स मिल जाना चाहिए। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी फलन हमें दिया जाए और उसका समाकलन हम जब करते हैं तो समाकलन आ जाने के बाद अंत में आपको प्लस सी लगाना है। सी का मतलब क्या है वो हम बाद में समझेंगे। अभी केवल आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हमें कोई फलन दिया जाए और उसका समाकलन हम निकाल देते हैं तो अंत में हमें सी लगाना ही होता है। सी यहां पर एक कांस्टेंट है। और प्रतिलोम का मतलब भी आप यहां पर लिख लो।
यदि हमें एक फलन का अवकलज पता हो तो उस अवकलज का समाकलन की मदद से उस अवकलज का समाकलन की मदद से उस अवकलज का समाकलन की मदद से या फिर इसे हम इस तरीके से लिखना चाहिए, यदि हमें एक फलन का अवकलज पता हो तो उस अवकलज को यूज में लेकर समाकलन के जरिए मूल फलन का पता किया जा सकता है। पता किया जा सकता है भाई, यही तो किया है अपन ने। यहां पर कोई फलन था हमारे पास, हमने उस फलन का अवकलज किया, अवकलज करने के बाद अपन ने इस फलन का समाकलन कर दिया। जो अवकलज आया था उस अवकलज का समाकलन कर दिया तो हमारे पास फिर से वो फलन आ गया जिसका अपन ने पहले अवकलन किया था fx, और उसे ही मैंने यहां पर लिखा है कि यदि हमें एक फलन का अवकलज पता हो तो जो अवकलज हमारे पास आया है उस अवकलज का यदि हम समाकलन कर देते हैं तो हमारे पास फिर से वो फलन आ जाता है जिसका अपन ने पहले अवकलन किया था। अब इसी परिभाषा को काम में लेकर अपन समाकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को बनाने की कोशिश करते हैं। 15-16 फॉर्मूले बनेंगे शायद, उन सभी फॉर्मूलों को हम लिखेंगे। तो इतना आप लिखोगे और उसके बाद हम एक एक करके फॉर्मूले लिखते हैं। वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। हेडिंग डालोगे समाकलन के महत्वपूर्ण फॉर्मूले। समाकलन के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। और जिस तरह से अपन ने सबसे पहले अवकलन में x की पावर n के लिए लिखा था, समाकलन भी हम उसी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम x की पावर n का देखेंगे। पहला फॉर्मूला है x की पावर n dx। सबसे पहले तो यही कि इसे पढ़ा किस तरीके से जाता है, यहां पर इसे पढ़ा जाएगा x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन। भाई ये जो होता है अवकलन में तो हम जानते हैं यहां पर जो भी आता था ऊपर उसका नीचे वाले के सापेक्ष अवकलन इस तरह से पढ़ा जाता था, y का x के सापेक्ष समाकलन। और यहां पर यदि हम देखें y dx तो इसे इस तरीके से पढ़ा जाएगा y का x के सापेक्ष समाकलन। ये जो चिन्ह है वो समाकलन का है और ये जो चिन्ह है वो अवकलन का है, वो आप जानते ही हो। तो x की पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। और जैसा कि मैंने आपसे कहा c हमेशा ही आपको लगाना है, जो कि यहां पर b लगेगा। तो x की पावर n का जो समाकलज होगा इंटीग्रल वो होगा x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। अब कैसे हम बना सकते हैं, जो कि परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि समाकलन अवकलन का प्रतिलोम होता है, तो वहां से इसे किस तरीके से हम देख सकते हैं। मैंने आपको बताया जब प्रतिलोम अभी अपन ने पीछे देखा, प्रतिलोम का मतलब मैंने आपको समझाया
कि ए कोई फलन है और उसका यदि हम ए का अवकलज हमें पता है बी, तो इस बी की मदद से हम ए तक पहुंच सकते हैं समाकलन के जरिए। हमें ए मिलेगा, कांस्टेंट कोई आएगा वो हमें हमेशा ही लगाना है, ये बार बार मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ए हमें मिल जाएगा। यदि हम इस अवकलज का समाकलन करते हैं तो ये ए हमें मिल जाएगा जिस फलन का अपन ने अवकलन किया है पहले। तो यहां पर भी यही बात लागू होगी। यदि हम x की पावर n+1 बटे n+1 का अवकलन कर दे तो हमें ये मिल जाना चाहिए x की पावर n। तो एक बार अपन करके देख लेते हैं इसे। तो हमारे पास है x की पावर n+1 बटे n+1, इसका हमें अवकलन करना है। तो सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालेंगे हम। n+1 यहां पर कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लो। और अब x की पावर n+1 बचा, इसे हम x की पावर n वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं d बटे डी एक्स ऑफ x की पावर n ये होता है nx की पावर n-1। घात आगे आती हैं और एक घात कम। तो इस फॉर्मूले को अपन यहां पर लगाएंगे तो हमें मिलेगा n+1, घात आगे आएगी जो कि n+1 है, और ये x की पावर n+1-1 हो जाएगी घात। यहां से n+1 से n+1 कटेगा और ये हो जाएगा x की पावर n, +1 और -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर n बचेगा। और अवकलन अपन कर रहे हैं तो यहां पर c नहीं लगेगा। तो अपन ने यही समझा इस बार कि x की पावर n का जो समाकलन होता है वो x की पावर n+1 बटे n+1 होता है, और प्रतिलोम होता है क्योंकि अवकलन समाकलन का। तो वहां से अपन ने इसे बना लिया है कि x की पावर n+1 बटे n+1 का यदि हम अवकलन करें तो हमारे पास x की पावर n आना चाहिए। इसी तरीके से हम सभी फॉर्मूले बना सकते हैं समाकलन के। यदि अवकलन के फॉर्मूले आपको याद हैं तो समाकलन के फॉर्मूले याद करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा फॉर्मूला, अच्छा यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जहां n बराबर -1 नहीं है, n -1 नहीं होना चाहिए। अच्छा -1 हो तब क्या होगा? -1 का मतलब है x की पावर -1, और इसे हम 1 बटे x लिख सकते हैं dx, और ये होगा log e x प्लस c। याद करो मैंने फॉर्मूले जब लिखाए थे अवकलन के, वहां पर मैंने आपको लिखवाया था d बटे डी एक्स ऑफ log x ये होता है 1 बटे x। मतलब log e x का जो अवकलज होता है वो 1 बटे x होता है। तो 1 बटे x का जो समाकलज होगा वो क्या होगा? log e x होगा। यहां पर अपन ने वही लिखा है log e x। तीसरा फॉर्मूला है सिंपल dx, और इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं? मैं यहां पर 1 लिख सकता हूं, भाई 1 तो गुणा में होता ही है, तो यहां पर 1 dx करके इसे लिख सकते हैं, और 1 को x की पावर 0 dx अपन लिख सकते हैं। भाई किसी की भी पावर 0 यदि है तो उसका मान 1 होता है। तो यहां पर अपन ने 1 लिखा क्योंकि 1 किसी भी संख्या के गुणा और भाग में होता ही है। 1 मैंने लिखा और फिर 1 को x की पावर 0। अब यहां पर अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया, भाई x की पावर यदि 0 है, n बराबर 0, तब तो ये फॉर्मूला हम लगा ही सकते हैं। ये फॉर्मूला केवल तब वैध नहीं है जब x -1 हो। तो यहां पर इसी वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, क्योंकि अपन फॉर्मूला जानते हैं x की पावर n dx का x की पावर n+1 बटे n+1 होता है। तो यहां से
x की पावर 0 dx ये हो जाएगा x की पावर 0 + 1 बटे 0 + 1, ये x बटे 1 और ये x, और अंत में c हमें लगाना ही है, तो ये हो जाएगा x + c। x + c, और ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगले 5-6 लेक्चर में अपन बहुत सारे प्रश्न इन पर करने वाले हैं, तो याद ये हो जाएंगे। अगला फॉर्मूला है k dx। k यहाँ पर कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना है, हमें k को बाहर लाना है और dx का समाकलन x हो जाता है और अंत में c लगाना है। यदि आप यहां से इसे देखोगे k dx, तो कुछ नहीं करना है, आपको k को बाहर लोगे, कांस्टेंट है। अवकलन में भी हम यही करते थे, कांस्टेंट को बाहर लेते थे, यहां पर भी अपन ने यही किया है। और ये dx का अपन जानते हैं x होता है और अंत में c हमें लगाना होता है। इसी तरह से 5वां फॉर्मूला है e की पावर x dx, और ये आपको ध्यान रखना है, e की पावर x का जो समाकलज होता है वो भी e की पावर x ही होता है। और 6वां फॉर्मूला है a की पावर x dx, और ये होता है a की पावर x अपॉन log EA प्लस c। किस तरह से आया है ये भी हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि a की पावर x का समाकलज ये है, तो यहां से हम लेकर चलेंगे कि इसका जो अवकलज है वो a की पावर x होना चाहिए। तो इसका अवकलन हम एक बार कर देते हैं, a की पावर x आता है क्या। हम केवल ये देखना चाहते हैं कि जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है वो सही है या नहीं। d बटे dx a की पावर x अपॉन log EA। हम जानते हैं log EA जो है वो कांस्टेंट है। यदि आपको नहीं पता तो समाकलन के बाद जो अगला टॉपिक हम लेंगे वो यही लेंगे, log क्या होता है वो हम समझने वाले हैं इसके बाद। अभी के लिए फिलहाल आप ध्यान रखिए कि log EA जो है वो एक कांस्टेंट है, d बटे dx ऑफ a की पावर x। और a की पावर x का आपको पता है, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log EA। तो यहां से ये कटेगा और a की पावर x आएगा, जो कि मैंने आपसे कहा भी था कि a की पावर x का समाकलन हमारे पास ये आया है, तो इसका अवकलन करने पर हमारे पास ये आ जाना चाहिए a की पावर x, जो कि यहां से हम देख सकते हैं आया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो फॉर्मूले अपने लिखे हैं वो सही हैं या नहीं। तो 6 फॉर्मूले तो आपको ये ध्यान रखने हैं, और बाकी त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं वो भी हम बना सकते हैं उसी तरह से। 7वां फॉर्मूला है sin x dx। sin x का होता है cos x प्लस c, और ध्यान आपको यह रखना है कि इस तरफ माइनस लगाना है यदि c आए। मैं एक बार लिख देता हूं त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले। d बटे dx ऑफ sin x cos x होता है, d बटे dx ऑफ cos x माइनस का sin x होता है, d बटे dx ऑफ tan x ये sec स्क्वायर x होता है, d बटे dx ऑफ cot x ये कोसेक स्क्वायर x होता है, और माइनस आएगा यहां पर। d बटे dx ऑफ sec x, ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तो ही समाकलन के फॉर्मूले आपको याद हो पाएंगे, तो अवकलन के फॉर्मूले याद करने जरूरी हैं। ये हो जाएगा sec x tan x। इसी तरह से d बटे dx
कोसेक अक्स, ये माइनस का कोसेक अक्स डॉट कोट अक्स। अवकलन में मैंने आपको बताया था कि इस तरफ जिसका आप अवकलन करते हैं उसमें यदि सी से शुरू हो रहा है फलन, यहां पर सी से शुरू हो रहा है तो इस तरफ अपन माइनस लगाते हैं। यहां पर सी से शुरू था तो माइनस लगाया, यहां पर सी से शुरू था माइनस लगाया अपन ने। समाकलन में हम चिन्ह इस तरफ से देखते हैं, जैसे यहां पर अपन ने इस तरफ से नहीं देखा है, इस तरफ यदि सी आ रहा है तो हमें माइनस लगाना है। ये केवल ध्यान रखने का तरीका है कि कंफ्यूजन ना हो हमें, बाकी इसका कोई लेना देना है नहीं कि इधर सी आएगा तो ही माइनस आएगा, लेकिन ऐसा हम ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरफ हमें ध्यान रखना है। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि साइन एक्स का जो समाकलन होगा वो कोस एक्स होगा। प्लस माइनस देखने के लिए आप केवल इतना ध्यान रख सकते हैं कि इस तरफ यदि सी से शुरू हो रहा है वो फलन, तो वहां पर आपको माइनस लगाना है। आगे के फॉर्मूलों में भी हम इसी तरह से चिन्ह लगाएंगे, आपको और ढंग से समझ आएगा। जैसे कोस एक्स का यदि हम करें तो कोस साइन में जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। और क्योंकि ये एस से शुरू है, सी से शुरू नहीं है, तो यहां पर हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है कि माइनस हम लगाएंगे या नहीं। यदि सी से शुरू हो रहा होता तो माइनस लगाते। भाई यहां से हम देखें तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। साइन किस में जाता है, कोस में। कोस किस में जाता है, साइन में। चिन्ह हम इस तरफ से देखते हैं अवकलन में। इस तरफ यदि सी से शुरू हो रहा है तो हम माइनस लगाते हैं इधर, और समाकलन में चिन्ह हम देखते हैं इस तरफ से। इस तरफ यदि सी आ रहा होता है दाईं तरफ तो हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। बाकी साइन अवकलन हो या फिर समाकलन हो, साइन कोस में जाता है और कोस साइन में आता है, ये दोनों एक दूसरे में बदलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और चिन्ह का पता हम इस तरह से कर सकते हैं कि इस तरफ यदि सी से शुरू हो रहा है तो माइनस आएगा, और अवकलन में यदि इस वाली साइड में सी से शुरू हो रहा है तो हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। नवा फॉर्मूला tan x का हमें पता है सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होगा वो tan x होगा, tan x प्लस सी। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर x dx कोट x प्लस सी। और क्योंकि इस दिशा में इस वाली साइड में सी से शुरू हो रहा है फलन, हमें माइनस लगाना होगा। 11वां फॉर्मूला है सेक एक्स टेन एक्स dx, और ये सेक एक्स होगा प्लस सी। और एक और फॉर्मूला बच गया, यहां पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी से शुरू नहीं हो रहा। अंतिम फॉर्मूला है और वो है कोसेक एक्स कोट एक्स dx, और ये होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। इस दिशा में ये सी से शुरू हो रहा है तो यहां पर फिर से माइनस आएगा, तो माइनस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इतना ही ध्यान रखना है कि अवकलन में यदि इस वाली साइड में कोई फलन है, जैसे ये फलन है कोस एक्स, सी से शुरू हो रहा है तो आपको माइनस लगाना है इसके अवकलज में। समाकलन में हमें इस वाली साइड में देखना है, जो भी सी से शुरू हो रहा है उसके हमें माइनस लगाना है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो इन्हें। तो ये 12 फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान रखने हैं। एक दो फॉर्मूले और हैं जो हम आगे कुछ विधियां पढ़ेंगे जब फलन हमें दिए हुए रहेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा, 2-3 विधियां हैं कि कौन सी विधि से उस फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो 1-2 विधियां हम पढ़ेंगे, वहां पर कुछ और फॉर्मूले हम काम में लेंगे, तो उन फॉर्मूलों को अपन उसी दौरान पढ़ लेंगे जब वो पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए तो इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और इन फॉर्मूलों पर कुछ प्रश्न हम आगे आने वाले 3-4 लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर तो अपन फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।